चलिए, हम लोग विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति दोनों पढ़ लिए थे और उस पर कुछ सवाल भी कर लिए थे। बैठो का उसको टूक टूक कर रहे हो गया नहीं है तो वैद्युत रासायनिक सेल की बात करते हैं हम लोग, है ना। इसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक है वो सेल है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। केमिस्ट्री में थोड़ी सी चर्चा हुई थी इसकी, है ना, थोड़ी सी क्या बहुत चर्चा हुई है ना। तो थोड़ा समझते हैं वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। तो यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को किसी में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना। यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को, सॉरी, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को किसे परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें कुछ बहुत समझना नहीं है। रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं, है ना। वैद्युत रासायनिक सेल आप लोग देखे होंगे ना, सेल गांव में, है ना, जो हम लोग अपने टॉर्च वगैरह में यूज करते हैं, घड़ी में यूज करते हैं, है ना। उसके बाद साथ ही साथ बैटरी के रूप में भी यूज करते हैं सेलों को, ठीक है ना। तो यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं, है ना। ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन बताएगा। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल होते हैं हमारे पास। पहला इसमें हम लोग हेडिंग करेंगे प्राथमिक सेल। प्राइमरी सेल इसको बोलते हैं, प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल क्या होता है, सोच समझो। प्राथमिक सेल क्या होता है, ऐसे सेल जिसमें जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। अनुत्क्रमणीय का मतलब इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। किसमें प्राथमिक सेल में। मतलब यह क्या काम करता है कि अगर हम लोग बात करें, जैसे कोई रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में अगर बदल रहा है तो यह अभिक्रिया इस तरफ से होगी, इस तरफ अभिक्रिया संभव नहीं होती है। मतलब यह केवल डिस्चार्ज होगा, चार्ज नहीं होगा। बात समझ आया। अनुत्क्रमणीय से तात्पर्य क्या है यहाँ पे, अनुत्क्रमणीय का मतलब होगा कि यहाँ केवल जो अभिक्रिया होगी वह डिस्चार्जिंग की होगी, यहाँ कोई चार्जिंग की अभिक्रिया नहीं होगी, समझ आया। इसलिए अनुत्क्रमणीय सेल जो होते हैं हमारे पास वो एक बार यूज करने के बाद फेंक दिए जाते हैं, दोबारा हम उसको यूज नहीं कर सकते, दोबारा उसको चार्ज नहीं कर सकते, दोबारा उसको आवेशित नहीं कर सकते। तो ऐसे सेल क्या बोलेंगे, ऐसे सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। कैसी होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है, अनुत्क्रमणीय होती है ना। अर्थात दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता, दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। कौन सा सेल कहलाता है, प्राथमिक सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राथमिक सेल कहलाता है, प्राथमिक सेल कहलाता है। समझो बात को। ऐसे सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। अनुत्क्रमणीय का मतलब यह अभिक्रिया केवल एक पक्ष में होगी, यह अभिक्रिया केवल क्या होगी, एक पक्ष में होगी, दूसरे पक्ष में नहीं होगी। और जब दूसरे पक्ष में अभिक्रिया नहीं होगी जिसका मतलब वहां चार्ज नहीं होने वाला है, वही लिखा है यहाँ पे, अर्थात दोबारा आवेशित नहीं कर सकता, ठीक। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग को जो टॉर्च के सेल आते हैं हम उसको दोबारा चार्ज नहीं करते। कभी चार्ज करते हैं क्या आप लोग, नहीं। लेकिन आज जो टॉर्चें आ रही है उसमें बैटरियां लगी होती है, सेल नहीं।
सेल कौन होता है? जो ईवर रेडी वाला आता है वो सेल है, और जो मोटी वाली एक सिंगल आती है वो लगी होती है, उसमें चार्ज करते हैं लोग, टॉर्च को भी चार्ज करते हैं। वो क्या होती है? बैटरियां लगी होती हैं। वो क्या है? वो प्राथमिक नहीं है। वो कौन सी है? द्वितीयक है, जिसको चार्ज किया जा सके। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल की, कौन से सेल होते हैं? लेग्रांजे सेल, कौन सा सेल? लेग्रांजे सेल, डेनियल सेल, बैटरी को, घड़ी वाला बैटरी, घड़ी बैटरी लगा सकते सेल अलग। लेग्रांजे सेल, डेनियल सेल, और साथ ही साथ शुष्क सेल। जब घर पे हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा सेल होता है? शुष्क सेल होता है। कौन सा सेल होता है? शुष्क सेल होता है। और उसी को लेग्रांजे भी कहते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेग्रांजे भी बोलते हैं। तो ध्यान है, ऐसे सेल जिनको रासायनिक, जिनकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? अनुत्क्रमणीय होती है, और साथ ही साथ उनको दोबारा आवेशित नहीं कर सकता, क्या कहलाती है? प्राथमिक सेल कहलाती है। ठीक, चाहे वो घड़ी की बटन सेल हो, चाहे हमारा वो ईवर रेडी रिमोट का सेल हो, है ना, चाहे वो टॉर्च का सेल हो, ये सब जितने सेल आते हैं सभी के सभी क्या है? प्राथमिक सेल होते हैं, अर्थात इनको दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता। अगर हम लोग बात करें द्वितीयक सेल की, नंबर 2, द्वितीयक सेल, बोलो द्वितीयक सेल किसे कहेंगे? सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होता है? ऐसे सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, अनुत्क्रमणीय नहीं, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय माने क्या? इधर भी होगी और इधर भी होगी। समझ आया? तो क्या लिखोगे? ऐसे सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? उत्क्रमणीय होती है, उत्क्रमणीय होती है। ठीक, वो क्या कहलाती है? अर्थात उसे दोबारा आवेशित किया जा सकता है ना, अर्थात इसे दोबारा आवेशित किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है। क्या कहलाता है? द्वितीयक सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वितीयक सेल कहलाता है। सही है। द्वितीयक सेल का कोई एग्जाम्पल बताओ। द्वितीयक सेल का एग्जाम्पल कौन सा? कौन कंपनी नाम तो बताओ सर, कंपनी नाम आए में, बैटरी नाम बताओ कौन सा? बोलो बोलो केमिस्ट्री वाले, बोलो यार। हाँ, सीसा संचायक सेल, इसको लेड बैटरियां बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? सीसा संचायक सेल, जो हमारा अब बता रहे हैं ल्यूगार्ड और फ्लिपकार्ट क्या क्या होता रहते, समझ रहे ना? हाँ, ये कंपनी नाम नहीं लिखना है भाई वहां पे। अब वहां ये भी नहीं लिखना है, यहाँ पे ईवर रेडी कहीं लिखा है क्या? जबकि शुष्क सेल ईवर रेडी होता है, आप कंपनी नाम थोड़ी लिखोगे, उसका नाम शुष्क सेल है। क्या? एवरी डे ये होगा नहीं, ईवर रेडी नाम है। तू आज तो सही पढ़ नहीं पाया है। हम सोचे भाई कंपनी बदल रही होगी, कर रहा होगा, ईवर रेडी है वो। क्या बोले क्या भाई आप लोग? सीसा संचायक सेल, सीसा, ये कहाँ लगा होता है बताओ? बैटरी में लगा होता है। मतलब जो तो हम बोले, इसी को लेड बैटरियां बोलते हैं। बताओ कहाँ लगा होता है? चार चक्का में लगा होता है। बहुत अच्छा। हर ये बात ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा इसका जरूरत कहाँ पड़ी हम लोगों को? व्हीकल में, है ना। व्हीकल माने वाहनों में। वाहनों में गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? बिजली की आवश्यकता होती है।
और वह तुरंत कौन दे सकता है भाई? अब डीजल, अब इंजन जब चलेगा तो डीजल ऊर्जा देगा। अब इंजन चले नहीं तो डीजल खपत नहीं होगा, मतलब जलाने का काम कौन करे? नहीं समझ में आया? जैसे आप आग जलाने की कोशिश कर रहे हो तो आग आपकी तब जलेगी जब माचिस रहेगा ना। नहीं समझ में आया? तो जो बैटरियां होती है हमारी, वो क्या करती हैं? उसमें माचिस का काम करती हैं। उनके डीजल में, उनके पेट्रोल में क्या करती हैं? स्पार्किंग करती हैं, नॉकिंग जिसको बोलते हैं, है ना। तो स्पार्किंग करने के दौरान हमारा इंजन क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए सेल्फ जो होता है, अगर बैटरी सही नहीं है तो सेल्फ काम नहीं करता है। और कितने लोग ना देखो बैटरी निकाल निकाल ले जाते हैं, चार्ज कराते हैं और कहते हैं कि ज्यादा स्टार्ट मत करो नहीं तो बैटरी खत्म हो जाएगी, गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी। तब धक्का मारना पड़ेगा, क्योंकि इंजन को चलाना है। इंजन को चलाना है तो धक्का मारना पड़ेगा। आप देखे होंगे उसमें बैटरी उसमें नहीं लगा होता है ना, जो जनरेटर होता है गांव में जो लाते हैं हाथ से, वो वाला। और जनरेटर दो प्रकार के आते हैं। एक देखो बटन बड़ा जो जनरेटर है, उसमें बटन दबा दो कि स्टार्ट हो जाएगा जनरेटर। थोड़ा देर होल्ड करोगे वो क्या, उसमें बैटरी लगी होती है। ये जान लो जो सेल्फ स्टार्ट होने वाले हैं वो किसके साथ स्टार्ट होंगे? बैटरी के हिसाब से, है ना। तो अगर कार को स्टार्ट करना होगा तब कार को, अब उसके चक्कर कैसे घुमाओगे भाई? धक्का दोगे, या तो 4 आदमी हमेशा बैठा के ले चलो, है ना। कि जब हमारी कार बंद होगी क्या करोगे? धक्का मरवा लोगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। मान लो तुम कार स्टार्ट कर लिए, 50 टन लदा हुआ ट्रक में कैसे धक्का मरवाओगे? तो हिलवे नहीं करेगा, है ना। तो क्या करते हैं कुल मिला करके, ये इसका काम क्या होता है बैटरियों का? हमारे वाहनों में अति आवश्यक है। आज बाइकों में भी सेल्फ दे दिया है ना। जबकि बाइक में लाइट किसके साथ? डायनामो से चलता है, बैटरी से नहीं चलता। लाइट किससे चलती है? बाइक में लाइट कैसे चलता है? कारों में लाइट कैसे चलती है? बैटरी चलती है। किससे चलती है? डायनेमो से चलती है। डायनेमो जानते हैं ना आप लोग? अभी देखो जो इस समय जो कंपनियां बाइक दे रही है, उस दिनों 24 घंटे लाइट जलती है उसकी। दिनों में ले जाओगे तो जलती रहेगी वो। उसे बटन नहीं दिया बंद करने का, है ना। उसे बटन नहीं दिया बंद करने का। जो बटन नहीं दिया, पहले वाली गाड़ियों में क्या करता था? बटन देता था, है ना। आज की बैटरियों में बटन नहीं दे रहा। रीजन क्या है? कि जो गाड़ी चल रही है आपके तेल से नहीं वो जल रहा है, समझो बात को। वो आपके तेल से नहीं जल रहा। हाँ, लेकिन ये है कि ऊर्जा ले रहा है थोड़ी मोड़ी। डायनामो जो लगा होता है मोटर, मोटर क्या काम करता है ना, हमारे इंजन से जुड़ा होता है। और इंजन क्या करता है? इस मोटर को घुमाने का काम करता है। ये घूमता है, जब ये घूमेगा तो बिजली पैदा करता है। क्या करता है? और बिजली पैदा करेगा तो क्या करेगा? बल्ब हमारा जलेगा। मतलब डायनामो लगेगा, तो क्वायल लगा होता है एक, ठीक है ना। तो कुछ लोग होते हैं सोचते हैं कि हमारी बैटरी खत्म हो रही, दिन भर चल रहा है, तो क्या करते हैं? कटवा करके उसका कनेक्शन स्विच से करवा देते हैं। उसका कोई मतलब है? वो तो किससे चल रहा था? डायनामो से चल रहा था, आपकी बैटरी से नहीं चल रहा था। अगर बैटरी से चलता तो खराब ही हो जाती बैटरी। दिनों रात चल रहा है बैटरी, ऐसा नहीं होता है। तो मेरा मतलब क्या है? शीशा संचायक सेल वाहनों के लिए अत्यधिक आवश्यक है। तो बैटरियां किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं? वे ऐसा एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को किससे बदलता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्लियर है? बैटरियां कितने प्रकार की, सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? प्राथमिक और द्वितीयक होते हैं। प्राथमिक जो होते हैं वो अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया होती है और उन्हें दोबारा आवेशित नहीं किया सकता, यानी यूज एंड थ्रो होते हैं। यूज करो फेंक दो, उनको आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। ये मैं सोचो धूप में ले जाकर रखोगे चार्ज हो जाएगा। कुछ लोग बहुत चालाक होते हैं, ले जाते हैं, क्या करते हैं? धूप में रख देते हैं। सोचते हैं धूप में रखेंगे तो क्या होगा? गर्म हो जाएगा, ले जाकर फिर कहाँ लगा देते हैं? घड़ी में लगा देते हैं। सोचते हैं हमारी घड़ी क्या करने लगेगी? चलने लगेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो आवेशित नहीं होने वाली है दोबारा, यानी उसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया संभव नहीं है। ये प्राथमिक हो गया। प्राथमिक सेल के एग्जांपल्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसके, समझ आना। इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लैग्रांज सेल, रेले सेल, सुस्त सेल, ये हमारे क्या है? बोलो। प्राथमिक सेल है, समझ आ गया। दूसरा हमारा क्या है? द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल जो इन्वर्टर बैटरियां होती हैं, जो हमारी कारों की बैटरियां होती हैं, मोबाइल बैटरियां होती हैं, ये सब क्या होती हैं? जैसे इनको बार बार आवेशित किया जा सके, समझ जाओ द्वितीयक है। जिनको दोबारा चार्ज न किया जा सके वो समझ जाओ वो प्राथमिक है। क्लियर है? ऐसे ऐसे जिनमें रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है? उत्क्रमणीय होती है। कैसी होती है? उत्क्रमणीय, अर्थात इसे दोबारा आवेशित किया जा सकता है, द्वितीयक सेल कहलाता है। या इसका एग्जांपल अगर देखें तो हम लोग शीशा संचायक सेल, एक प्यारा एग्जांपल है और वेरी इंपॉर्टेंट है ये। लेड बैटरियां, ठीक है ना। इसको आप लोग प्रिंट कर लो। देखो, तो हम लोग बात करते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, है ना। तो देखो सेल जो होता है रासायनिक हमारा कुछ इस तरीके का होता है। हमारे पास एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड रखे गए होते हैं, है ना। ये 2 इलेक्ट्रोड हैं
और इसमें क्या भरा गया होता है, बोलो। हाँ, विद्युत अपघट्य पदार्थ भरे गए होते हैं। ठीक है, अब समझना होता क्या है कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। और हम लोग क्या करते हैं, यहां से कोई बल्ब वगैरह लगा करके अपना क्या करते हैं, जलाते हैं। तो ध्यान देना, ये वाला जो भाग है, जो आपको बैटरी के अंदर चीजें दिखाई देती हैं, वो सेल का अंदर वाला भाग कहलाती है। और जो ये बाहर निकला होता है उसको सेल के बाहर वाले भाग, जिसमें बल्ब सहित आएगा। बल्ब सहित आएगा, सेल के बाहर वाले भाग का मतलब क्या समझना है, बल्ब सहित समझना है आपको। आप बल्ब कनेक्ट किए होंगे, पंखा कनेक्ट किए, जो भी आप अप्लायंसेस यूज किए होंगे, उपकरण, वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, किसी सेल द्वारा, ये सेल का आंतरिक भाग कहलाएगा, ये सेल का बाहरी भाग कहलाएगा। ये सेल का आंतरिक भाग कहलाएगा और ये सेल का बाहरी भाग। मतलब किसी सेल के अंदर तथा बाहर, किसी सेल के अंदर तथा बाहर, अर्थात संपूर्ण वैद्युत परिपथ में, अर्थात संपूर्ण वैद्युत परिपथ में सेल द्वारा आवेश को, सेल द्वारा आवेश को ले जाने में किया गया, संपूर्ण वैद्युत परिपथ में आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। क्या बोला, किसी सेल के अंदर तथा बाहर, अर्थात संपूर्ण वैद्युत परिपथ में, ठीक है, किसी आवेश को गति कराने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहलाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ईएमएफ की चर्चा भी लंबी होने वाली है, मैं यही सब ज्यादा यूज करूंगा। ईएमएफ का मतलब क्या समझना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, या शॉर्ट में ऐसे भी लिखा होता है, हिंदी में भी कभी कभी ऐसे लिखा होता है, ध्यान दो, ऐसे ही लिखा होता है, समझना ना, बल ऐसे लिखा होता है, तो विद्युत वाहक बल को समझना है। ठीक है ना। और यहाँ अगर अंग्रेजी हम लोग यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, ठीक, तो क्या बोलोगे, किसी सेल के अंदर अथवा बाहर, किसी सेल के अंदर तथा बाहर, अर्थात संपूर्ण वैद्युत परिपथ में, ये संपूर्ण वैद्युत परिपथ कहलाएगा हमारा। संपूर्ण वैद्युत परिपथ में किसी आवेश को ले जाने में या गति कराने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा। अच्छा, पीछे ये एक तरीके से फील करो, एक तरीके से जो सेल का विद्युत वाहक बल है ना, इसको विभव समझो आप। क्या समझो आप, विभव समझो। बात समझ रहा है, क्या समझना है आपको, विभव समझना है। ठीक है ना। अब विभव क्या होता है, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कहलाता है। वो भी तो कार्य है, माने विभव भी एक प्रकार का क्या है, कार्य है। तो ये भी तो विभव है, ये भी क्या होगा, कार्य होगा। अगर ये भी बराबर W/Q होता है, ध्यान दो, ये जो विद्युत वाहक बल है, यह क्या होगा, V बराबर W/Q होगा हमारा। पास में यार, तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, जैसे मान लो कि हम 5 रोटियां खाएं, हमारे पास एनर्जी मिली, हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी भरी है, हम जो काम करेंगे, क्या हम जो काम करेंगे वो पूरा का पूरा जो एनर्जी लिए हैं, क्या वो पूरी ऊर्जा का लॉस कर सकते हैं क्या उस काम को करने के लिए, नहीं। हमारी थोड़ी मोड़ी ऊर्जा हमारे शरीर में नष्ट हो जाएगी, हमारी थोड़ी मोड़ी ऊर्जा हमारी बॉडी से उष्मा में निकल जाएगी, है ना, या फिर हमारी थोड़ी मोड़ी ऊर्जा हमारी बॉडी खुद ही ले लेगी। बात को समझो। और सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो समझना है, जैसे विद्युत वाहक बल का मतलब समझना है पूरी ताकत, सेल का पूरी ताकत जो होता है वो क्या कहलाता है। अगर हम लोग धारा को प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, वो दूसरी चीज होती है। पहले हम लोग इसको समझते हैं, विद्युत वाहक बल कंफर्म कर लेते हैं। विद्युत वाहक बल समझना बहुत जरूरी है। विद्युत वाहक बल का सीधा देहाती कंसेप्ट समझो एकदम से, कि अगर हमारे पास 12 वोल्ट का सेल है, वह पूरा का पूरा 12 वोल्ट, थोड़ी सी भी कमी नहीं होनी चाहिए, वो पूरा 12 वोल्ट क्या कहलाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल। पास में आ, ठीक है। लेकिन जब हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं और किसी बल्ब को कनेक्ट करते हैं, तो हमको जो 12 वोल्ट की ऊर्जा थी वह थोड़ी मोड़ी नष्ट हो जाती है, हमको पूरी की पूरी नहीं मिलती है। उसको सेल का विद्युत वाहक बल नहीं कहते हैं, उसको बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर। अभी एक शब्द आएगा टर्मिनल विभवांतर। खैर, पहले लोग समझ लेते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, तो किसी सेल के अंदर तथा बाहर, किसी सेल के अंदर तथा अर्थात संपूर्ण वैद्युत परिपथ में किसी आवेश को गति कराने में किया गया कार्य, या आवेश को ले जाने में किया गया, संपूर्ण वैद्युत परिपथ में आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा,
विद्युत वाहक बल कहलाएगा। समझ आ गया? ईएमएफ समझ जाओगे? बोलो, ईएमएफ का मतलब समझना है, जैसे मैं फिर आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने 1 लीटर पेट्रोल अगर डाला है तो पूरा का पूरा पेट्रोल जो भी ऊर्जा हमको देगा वो उसका ईएमएफ कहलाएगा। हमने 5 रोटियां खाया है, मैं पूरी 5 रोटी जो खाया हूं उसकी ऊर्जा से अगर कोई काम कर रहा हूं तो वह पूरी ऊर्जा हमारी क्या कहलाएगी? ईएमएफ कहलाएगी। माने ईएमएफ एक ऐसा मटेरियल है जो 100% ऊर्जा की बात करता है। किसकी बात करता है? 100% ऊर्जा की बात करता है। बात को समझ में आया? अब मैं आपको एक प्यारा एग्जांपल देने वाला हूं ईएमएफ के लिए, ध्यान समझना मेरी बात को। जब केंद्र सरकार कोई भी योजना लागू करती है, केंद्र सरकार समझते हैं आप लोग? केंद्र सरकार समझते हैं ना आप लोग? केंद्र सरकार माने बोलो, जब हमारे देश में प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है ना, यानी कोई ऐसी चीज जो पूरे केंद्र के लिए, पूरे देश के लिए लागू हो, वो हमारी क्या कहलाती है? केंद्र सरकार के लिए, केंद्र सरकार की योजना। जैसे मान लो जो हमारा जो सड़क विभाग है ना, और मान लीजिए हमारा जो है रेलवे डिपार्टमेंट है, ये सब कैसे हैं? केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं। अब मान लो कि हमारे पास क्या है कि गरीबों के लिए आवास आया। क्या आया? आवास किसको मिलना चाहिए? पाता कौन है? पाता कौन है? अमीर लोग पाते, जिनके पास 4 कमरा बना है वो जुगाड़ करके भैंसी वाली बगलियां बनवा लेंगे कि भैया हमारे घर और ना घर है ना। और जो गरीब, जिसके पास झोपड़ी है, जो बारिश में टप टप पानी गिर रहा है, खाने में उसको जो है फ्राई हो जा रहा है बारिश वाला पानी, उसके यहाँ बेचारे के आवास नहीं होता है। मान लो कि केंद्र सरकार ने आवास दिया, ठीक है ना, और उस आवास का दाम है मान लो 50,000 रुपए। कितना है? आवास का दाम है 50,000 रुपए। ध्यान से समझना मेरी बात को। ये जो 50,000 है पूरा का पूरा ना, ये है ईएमएफ। क्या है? लेकिन होता क्या है, जब 50,000 केंद्र से चलता है, दिल्ली से चलता है और अपने प्रयागराज डीएम साहब के पास पहुंचता है, खैर सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ईमानदारी से हट करके काम करने लगते हैं। उसमें से क्या करते हैं, कुछ पैसा गंवा दिए, कितना पाए, अब आगे कितना बढ़ा? 40,000। ध्यान समझना बात को, कितना बढ़ा आगे? फिर आया इधर सेक्रेटरी जो होते हैं गांव के और प्रधान साहब भी होते हैं, मिलजुल करके अपना साझा वाझा कर करके 10,000 ये लोग मार देते हैं। बचा कितना? अब जो गरीब है जाकर उनके घर कहेंगे तुम्हारे नाम से आवास आया है, बनवाना है? हाँ भैया बनवा देते तो ठीक रहा। कहीं तू 10,000 दे, 10,000 दे तो काम लगवाई दी। अब वो क्या कर रहे हैं, जो गरीब है बेचारा, जिसके लिए फ्री में आया था, उसको 50,000 रुपये भेजा गया था बनवाने के लिए, उससे लोग क्या कर रहे हैं? 10,000 लेकर के प्लस कर रहे हैं इसको, जिससे जो ये 50,000 आया था मकान बनवाने में काम हो जाए। जो गाँव में पैसा लेते हैं आवास का, है ना, तो 10,000 रुपये ले लेते हैं। अब ये कितना हो गया? 40,000 हो गया। इस 40,000 को लेकर के काम कराना चालू कर देते हैं। फिर क्या कराते हैं, जो 4 एक का मसाला डलवाना चाहिए कि 6 एक डलवा देते हैं। नहीं समझ आ रहा है? मतलब बालू की मात्रा ज्यादा कर देंगे, सीमेंट की मात्रा घटा देंगे, और बालू ऐसा की वही जो झड़ जाए तुरंत, है ना। जैसे दीवार देखो इतना अच्छा प्लास्टर हुआ है, और तुम्हारा वो जो करवाएंगे, जब अधिकारी आने वाले होंगे चेक करने के लिए, क्या करते हैं लोग? खट से पेंट करवा देंगे। क्या करवा देते हैं? पेंट। अब दाम लगना था 50,000 रुपए, 40,000 मिला था, अब 40,000 में 1,000 लगाए हैं, 30,000 लगाए हैं। अब समझना कहानी को, ये जो शुरू में भेजा गया मटेरियल है ना, ये पूरा का पूरा 50,000 रुपए क्या कहलाएगा? ईएमएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मतलब जो बैटरी की अपनी पूरी की पूरी ताकत है, जो आवेश को क्या कर रहा है? गति कराने का काम कर रहा है, आवेश को पूरे परिपथ में गति करा रहा है ना, और अपनी ऊर्जा का क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है, ठीक है ना। तो जो पूरा का पूरा इसकी ऊर्जा होती है सेल की, जो संपूर्ण, जब आप नया नया सेल आते हैं, कुछ भी जोड़े नहीं होते हैं, कुछ भी कनेक्ट नहीं किए होते हैं, उस समय जो सेल की ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है? ईएमएफ कहलाती है। अर्थात वो पूरा का पूरा कई हजार रुपए है? 50,000 रुपए। अभी उसमें से कोई घपलेबाजी नहीं हुई है, लेकिन आगे आने वाले समय में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बल्ब लगाएंगे। आगे आने वाले समय में यह सेल जो पैसा पाया है, यह खुद ही थोड़ा मोड़ा खाने की कोशिश करेगा। अभी आपको समझाता हूँ कैसे खाएगा ये, समझ में आया ना?
अब बताओ सेल का विद्युत वाहक बल समझ पाए आप लोग? शब्द को पकड़ना जरूरी, रटना नहीं। शब्द को पकड़ना जरूरी है कि फील करना जरूरी है कि वास्तव में ईएमएफ क्या है। समझ आ गया ईएमएफ? बोलो। तो किसी सेल का, सेल के अंदर था बाहर, अर्थात संपूर्ण वैद्युत परिपथ में किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? ईएमएफ कहलाता है। समझ आ गया? तो लिखिएगा इसमें संपूर्ण वैद्युत परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में किया गया। अब संपूर्ण वैद्युत परिपथ जो प्रवाहित करने में किया गया कार्य है उसे हम लोग ईएमएफ कहते हैं। इसे ई से व्यक्त करते हैं। किससे? चाहे ई ऐसे लिखा जाता है अथवा ऐसे भी आप लिख सकते हो ई। कुछ लोग ई वाला ही लिखते हैं, ठीक है ना। बुकों में भी अगर ऐसे मिले तो आपको घबराना नहीं है, ये भी क्या है? ईएमएफ है ना। इसे ई से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब बताओ जो भी होता था हमारा, भी क्या होता था? डब्ल्यू अपान आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में किया गया। यही भी तो काम वहां भी चल रहा है यार, यही काम वहां भी चल रहा है ना। आवेश को प्रवाहित करने में किया गया क्या कहलाता है? ईएमएफ कहलाता है। तो ईएमएफ बराबर भी अपान क्या? क्यू। ईएमएफ बराबर क्या होगा? भी अपान, सॉरी यार, डब्ल्यू अपान क्यू। समझ रहा ना? ई यही है। ई और ई मतलब आर माने अथवा, चाहे ये लिखो चाहे मैं दोनों इसलिए लिख देता हूं, लिखना एक ही चाहिए लेकिन मैं दोनों इसलिए लिखा हूं जिससे कभी कभी बच्चे क्या होते हैं सर जी यही वाला कहना है, समझ में आता कि तो दे रहा समझ ना, तो उसको घबराना नहीं लेकर के। कभी अगर ऐसा बनाओ तो आप समझ जाना। ई बराबर क्या होता है? डब्ल्यू अपान क्यू। बात समझ? मात्रा क्या होगा? क्या होगा? जूल बटे जूल पर कूलाम हो गया। और कुछ हो सकता है? ईएमएफ का मात्रक और क्या हो सकता है? बोलो बोलो। और क्या हो सकता है? अरे भाई जूल पर कूलाम ये ईएमएफ है, और ईएमएफ माने वी, ईएमएफ माने ईएमएफ मैंने बता एक प्रकार का विभव है, और विभव का मतलब वाट, वोल्ट। वाट शक्ति का मतलब है ना वोल्ट। तो यही लिखा रहेगा, ई वाला कम यूज किया जाएगा। वोल्ट ज्यादा लिखा है, कहेगा कि 6 वोल्ट ईएमएफ है। क्या है? 6 वोल्ट ईएमएफ है। तो ईएमएफ का मान क्या लिखोगे? ई, ठीक है ना। ये वोल्ट में लिखा रहेगा, यानी ये भी वोल्टेज है। अभी आगे आगे टर्मिनल विभवांतर वो भी वोल्टेज ही होती है, ठीक है ना। समझ गए इसको? तो लिख लो इसको आप लोग, ठीक है ना। हाँ यार बस सेल का आंतरिक प्रतिरोध समझना है। नेक्स्ट टॉपिक इसका है ना। 3 टॉपिक बताऊंगा इसमें, तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक सेल का विद्युत वाहक बल, दूसरा आपको बताया गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध, अगला आपको बताऊंगा सेल का टर्मिनल विभवांतर। तो ध्यान दो, टर्मिनल विभवांतर बताऊंगा। तो थोड़ा इन तीनों टॉपिक को कोरिलेट करना है, हम लोगों को एक दूसरे से जोड़ करके पढ़ना है। ध्यान समझना। सेल का विद्युत वाहक बल था, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? आंतरिक प्रतिरोध। और आगे क्या है? टर्मिनल विभवांतर। और समझते हैं इन तीनों में डिफरेंस क्या है और तीनों चीजें हैं क्या क्या, एक साथ समझते हैं हम लोग। और एक साथ समझे रहेंगे तीनों चीजें तो फार्मूला हमारा एक प्यारा सा तैयार हो जाएगा। तब वहां फार्मूले में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आओ देखते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है? 2 टर्मिनल है। क्या है? और अंदर का भरा है भाई? क्या भरा है? विद्युत अपघट पदार्थ। सेल में क्या होता है? काम हो उस आइटम होगा रहत तो बैग में हेरे लगा था, तो मतलब समझेगा उस निकालने का खातना है। अब ध्यान दो, ध्यान समझो सब लोग। यहां भरा है इलेक्ट्रोलाइट सबस्टेंस। क्या भरा है? इलेक्ट्रोलाइट समझ यानी विद्युत अपघट पदार्थ भरा हुआ है। अब ये पदार्थ जब है अंदर, आप बताओ जब ये समझो ध्यान से, मेन पॉइंट, जब ये करंट मान लो अगर इसमें ऑक्सीडेशन की क्रिया हुई, इस केमिस्ट्री की भाषा में अगर आप लोग पढ़े होंगे समझ में आ रहा होगा,
और यहाँ रिडक्शन की क्रिया हुई। इसके दौरान यहाँ पर क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। जब धारा का प्रवाह होता था, आपको यहाँ भी बताया गया था कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन होता है। जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा, क्या होगा, और ऑक्सीडेशन वाले पे क्या होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है, एनोड होता है, और ऋणात्मक टर्मिनल होता है, और ये वाला क्या होता है, धनात्मक टर्मिनल होता है। और अगर ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी तो गति करेगा, ठीक। तो किधर से किधर गति करेगा, ये वाला टर्मिनल प्लस है, वाला टर्मिनल माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर गति करेगा, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गति कर रहा है, तो इसका मतलब यहां भी तो धारा बह रही होगी, इसका मतलब यहां भी क्या कर रही होगी। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ धारा ना बहे तो क्या ये काम करेगा, क्या नहीं करेगा। अंदर से ये भी पैक्ड है, किसके कारण, विद्युत अपघट। भाई विद्युत अपघट पदार्थ क्या है, सुचालक है ना, क्या है, सुचालक है। इसका मतलब धारा यहां से यहां जा रही होगी, धारा यहां से यहां एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे धारा जा रही होगी। जब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे धारा जाएगी तो समझना मेरी बात को, मैंने आपको बताया जब भी कहीं किसी चालक में धारा बहती है तो उसका कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है, उसका कुछ न कुछ क्या होता है, प्रतिरोध होता है। बात समझा। इसका मतलब है कि यहां पर जो इतना दूरी है, इसका भी, यहां भी विद्युत अपघट भरा हुआ है, यहां भी सुचालक भरा हुआ है, अर्थात इसका भी अपना कुछ न कुछ क्या होगा, प्रतिरोध होगा। और इसीलिए ये प्रतिरोध थोड़ा सा कम होता है, इसलिए यहां पर ये प्रतिरोध होगा। और इसी प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल के अंदर पाया जाने वाला प्रतिरोध। अब ये काम क्या करता है, मतलब केंद्र सरकार ने पैसा दिया, ये पैसा पाया है पूरा, इसके अंदर पैसा भरा है, और ये क्या करेगा, खुद ही कुछ पैसा क्या करेगा, खा जाएगा, मतलब खुद ही कुछ ऊर्जा क्या करेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिरोध का काम क्या है, ऊर्जा का नष्ट करना। V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। ध्यान दो, अब जब धारा इसमें बहेगी, धारा में प्रतिरोध का क्या कर दो, गुणा कर दो, तो उतना वोल्टेज जो क्या करेगा, नुकसान कर देगा। जैसे हमारी 12 वोल्ट की बैटरी थी, ध्यान समझो बात को, और यहाँ पे प्रतिरोध कितना है, मान लो 0.5 ओम है, प्रतिरोध बहुत कम होता है, अंदर प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए इसको स्मॉल आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, कहाँ है, यहाँ है। स्मॉल नहीं तो मैं कैपिटल आर लिखा होता, कैपिटल आर का मतलब प्रतिरोध बड़ा, स्मॉल आर का मतलब प्रतिरोध, तो इसका प्रतिरोध छोटा भी होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत ज्यादा तो सेल का कोई मतलब नहीं निकलेगा, है कि नहीं। जिससे 50,000 आए, 40,000 वहीं पे दिखाई गया, तो मकान का बने, है नहीं। जब एनर्जी इतनी मिली है और पता चला ये सब खाया था, हम पर बल्बवा कहां चला, वो नहीं समझ आ रहा है। तो मेरा मतलब ये बहुत थोड़ी मात्रा में क्या करता है, ऊर्जा का नष्ट करता है। क्योंकि ये क्या है, किया गया कार्य, भी माने विभव, और विभव माने किया गया, भाई ये तो था ना, आवेश पर किया गया कार्य विभव के बराबर होता है। इसका मतलब थोड़ी मोड़ी ऊर्जा क्या कर रहा है, नष्ट कर ले रहा है। मतलब अगर 12 वोल्ट की बैटरी थी तो हो सकता है कि यह 11 वोल्ट बची हो, या हो सकता है कि 11.5 वोल्ट बची, थोड़ी मोड़ी ऊर्जा क्या कर लेती है, नष्ट कर लेती है। कहां, अपने आंतरिक प्रतिरोध में। अब समझना, जब ये 12 वोल्ट की बैटरी थी, 12 वोल्ट की बैटरी थी, माने 50,000 रुपए में से 30,000 रुपए खत्म हो गया, 20,000 रुपए बचा है। अब ये 20,000 गया गांव में, उससे क्या बन रहा है, आवाज बन रहा है। बात को समझो, 50,000 में से 20,000 रुपए का क्या बन रहा है, तो जो ये बाहर निकल करके गया है, आवाज तैयार हो रहा है, ये हमारा टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा। अब जो यहाँ ऊर्जा खत्म हो गई, नष्ट हो गई, उसको छोड़ दो। 12 वोल्ट की बैटरी थी, मान लो कि 1 वोल्ट यहाँ खत्म हो गया, 1 वोल्ट ऊर्जा खुद ही खा गया, सेल ही खा गया। 1 वोल्ट ऊर्जा कौन खा गया, सेल ही खा गया। और जब 1 वोल्ट ऊर्जा सेल ही खा जाएगा तो बचा कितना, 11 वोल्ट। अब जब आप बल्ब यहां लगा करके जलाओगे तो तुम्हारा बल्ब कई वोल्ट पा रहा होगा, 11 वोल्ट पा रहा होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल विभवांतर। अर्थात एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल, टर्मिनलों के बीच जो विभवांतर होता है, जो धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार होता है, जो हमको प्राप्त होता है, जो हमको मिलता है, जिससे हमारा बल्ब पंखा चलता है, उसको कौन सा बोलते हैं, टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं। तो अब बताओ, ईएमएफ ज्यादा होता है कि टर्मिनल विभवांतर ज्यादा होता है। ईएमएफ ज्यादा होता है, क्योंकि ईएमएफ तो पूरा 12 वोल्ट था, ईएमएफ तो पूरा बैटरी की पूरी ऊर्जा थी, पूरी ताकत थी। ईएमएफ पूरा कई वोल्ट था,
12 वोल्ट था और हमको मिल कितना रहा है, 11 वोल्ट मिल रहा है। 11 वोल्ट क्या कहलाता है, टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। और जो ईएमएफ होता है हमारा क्या कहलाता है, बाकी ऊर्जा गई कहाँ, आंतरिक प्रतिरोध में गई है। समझना बात को, समझना बात को थोड़ा सा। अगर हम लोग बात करें ई की, किसकी, ई की, ईएमएफ बराबर कुछ आई आर ये खा गया तो आई आर लिखोगे प्लस लिखोगे, समझ आया। ई बराबर आई आर प्लस क्या, टर्मिनल विभवांतर। ध्यान दो, अरे यार ये भी तो भी है ना, ये भी है, ये भी है, ये भी है, पैटर्न अलग अलग है। ये ईएमएफ बोला जाता है, इसको आंतरिक प्रतिरोध में हुई ऊर्जा नष्ट कही जाती है, और ये टर्मिनल विभवांतर कहा जाता है। तो समझो, ई माने ईएमएफ जो पूरा कै रुपए था, कै रुपए था, 50,000 था। 50,000 में से अंदर ही अंदर लोग कै हजार खा गए, मानो 10,000 खा गए, कितना हजार खा गए, अंदर ही अंदर लोग खा गए, बचा कितना, 40,000। समझ में आया। अब इतना दोनों मिल करके ईएमएफ के बराबर होंगे। मतलब ईएमएफ हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, किसकी तुलना में, टर्मिनल विभवांतर की तुलना में। तो टर्मिनल विभवांतर, अब एकदम देहाती कंसेप्ट बनाओ, पूरे सेल की ऊर्जा, पूरे बैटरी की ऊर्जा ईएमएफ कहलाती है। और जो हम लोग तार लगा करके बल्ब जलाते हैं, वहां का जो वोल्टेज मिलता है वो क्या कहलाता है, टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। और जो सेल के अंदर ऊर्जा नष्ट होती है, जो सेल के अंदर ऊर्जा नष्ट होती है, जो हमारे किसी काम की नहीं होती है, वो क्या कहलाती है, आंतरिक प्रतिरोध में व्यय हुई ऊर्जा, या आंतरिक वोल्टता भी उसको कहते हैं। और वो व्यय कहां होता है, आंतरिक प्रतिरोध में। अगर ये आंतरिक प्रतिरोध ना रहे तो ये हमारी ऊर्जा क्या हो जाए, बच जाए। इसीलिए हम लोग जब विभिन्न प्रकार की कंपनियों की बैटरियां लेते, पहले जो बैटरियां आती थी उसकी गारंटी नहीं होती थी, है ना, 6 महीने गारंटी लेते थे लोग। कितने महीने, 6 महीने। आज जो बैटरी आ रही 5-5 साल की गारंटी है ना। आप घर पे ले जाइए, लगा दीजिए, फिर 5 साल बाद आपको, फिर 5 साल तक आपको कुछ बोलना नहीं। आप लोग देखोगे गाड़ियों में 2 प्रकार की बैटरियां लोग लगाते हैं। एक जाओगे सस्ती वाली बैटरी 300 लगा देंगे, और 1,000-1,200 लगाते हैं। वो कहेंगे हम अपनी गारंटी ले रहे हैं, वो कहेंगे हम अपनी गारंटी नहीं। रीजन क्या है कि उसके आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा, वह खुद ही अपने अंदर क्या कर रहा है, धारा का प्रवाह ज्यादा करा रहा होगा, खुद ही अपनी वोल्टता का क्या कर रहा होगा, नष्ट कर रहा होगा। और अगला वाला क्या कर रहा है, जो अच्छी बैटरियां होती हैं उसको आदर्श बैटरियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो बहुत अच्छी बैटरियां होती हैं उसको आदर्श बैटरियां बोलते हैं। आदर्श बैटरियां किसे कहेंगे, ऐसी बैटरियां जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो। क्या हो, ऐसी बैटरियां जिनका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, नगण्य हो, मतलब उनका आंतरिक प्रतिरोध हो ही ना करे। मतलब जितना वोल्टेज हमारी बैटरी है पूरी की पूरी हमको मिले, अगर 12 वोल्ट की बैटरी 12 वोल्ट हमको मिले बाहर, वो क्या कहलाएगा, हमारा आदर्श बैटरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्योंकि वो जितना पा रहा है उतना हमको दे रहा है। लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आदर्श अधिकारी जो होते हैं, जो आदर्श अधिकारी होते हैं, वो 1 भी रुपए का गमन नहीं करते हैं। जितना आता है पब्लिक के लिए, वो पूरी की पूरी, पूरा का पूरा पैसा क्या करते हैं, पब्लिक के लिए लगा देते हैं। लेकिन जो आदर्श नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, अपना कुछ न कुछ गमन कर देते हैं। तो ध्यान दो बात को, इसमें आदर्श जल्दी नहीं होती हैं। ऐसी कोई बैटरियां नहीं होती हैं जो क्या हो, आदर्श हो। वो कुछ न कुछ ऊर्जा का अपने अंदर नष्ट करना स्वाभाविक है। ऐसी कोई, चाहे वो शीशा संचायक बैटरी, चाहे वो ल्यूगार्ड का हो, चाहे फ्लिपकार्ट का हो, क्या बता रहे थे आप, ल्यूमिनस का हो, चाहे ल्यूगार्ड का हो, जो भी बैटरियां हैं, आप कोई बैटरी ले लो, चाहे फास्ट ट्रैक का आता है ना यार, ठीक है, जो भी है, कोई बैटरी ले लो, उनका आंतरिक प्रतिरोध कभी नगण्य नहीं हो सकता, कितनी भी अच्छी बैटरी ले लो। अर्थात आदर्श बैटरियां संभव नहीं। अब बताओ, आप तीनों चीजें समझ गए। सेल का ईएमएफ क्या होता है, सेल का टर्मिनल वोल्टता क्या होती है। अभी रटने की बात नहीं करो, फील कर लिए कि नहीं, ये मैं पूछ रहा हूं, महसूस करना। तीनों चीजों में डिफरेंस समझ गया ना, ये तीनों चीजें अंतर समझना बहुत जरूरी था। मैंने कहा ईएमएफ ज्यादा होता है कि टर्मिनल वोल्टता, क्यों ज्यादा होता है ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, पूरा 12 वोल्ट जो हमारा होता है ईएमएफ होता है। अगर अंदर थोड़ी सी ऊर्जा नष्ट हो गई, जो बाहर प्राप्त ऊर्जा होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, टर्मिनल वोल्टता कहलाएगी। हैव यू क्लियर? सभी लोग तीनों टॉपिक को एकदम श्योर रहो, ठीक, क्योंकि इस पे सवाल आता है और बहुत आराम से लगने वाले होते हैं। पता है, यहीं से ऐसे भी लिखा जाता है, ध्यान दो,
V बराबर, अब देखो मान लो कि हमको टर्मिनल वोल्टता निकालना है। क्या निकालना है? टर्मिनल वोल्टता निकालना है। बताओ टर्मिनल वोल्टता कैसे निकाले हो? हमारे पास ये पूरी वोल्टता थी 12, पूरी वोल्टता थी, और 12 को ईएमएफ कहते हैं। 12 क्या कहते हैं? ईएमएफ में से थोड़ा सा ये नालायक खा गया था, है ना? तो मान लो 1 वोल्ट ये साहब खा गए, और बचा कितना हमारा? 11 वोल्ट कहलाएगा। अब बताओ ये क्या है? ईएमएफ है। ये क्या है? आंतरिक प्रतिरोध में नष्ट वोल्टता। और ये क्या है? टर्मिनल वोल्टता। ध्यान दो, यही लिखा हूं, E माइनस आई आर, आर में हुई ऊर्जा का नष्ट, है ना, आई आर कहलाएगा, बराबर क्या? तो चाहे ये फार्मूला लिखो, E बराबर आई आर प्लस V। देखो अब अगर ये जो टॉपिक समझा रहेगा, इस फार्मूले को लिखने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर वो भूल भी गया तो भी वो लिख लेगा, क्योंकि वो जान रहा है कि E का मान ज्यादा होता है, V का मान कम होता है। मतलब E को तभी पाओगे जब टर्मिनल को और इसको जोड़ोगे। टर्मिनल को और इसको जोड़ दो तो पूरा क्या मिल जाएगा? ईएमएफ मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ आया? और अगर हमको टर्मिनल वोल्टता निकालनी है, टर्मिनल वोल्टता निकालनी है, तो पूरे ईएमएफ में से आईआर वाले को क्या करो? घटा दो, तो निकल जाएगा वो। समझ में आया लॉजिक? ये टॉपिक था हमारा। तो अब हम लोग हेडिंग करेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और उसमें लिखेंगे